हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल H2 संग्राम में। आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट 7 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जीके के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्या जीके के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं? हम लोगों ने 6 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। उसका आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा। वो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए, तो पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन बोलता है कि दिल्ली सल्तनत में इक्ता धारक जो अपने इक्ता के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में भी काम करता था, उसको क्या नाम दिया गया था? बोला जा रहा है कि इक्ता धारक जो कि दिल्ली सल्तनत में एक इक्ता धारक होता था, जो कि अपने इक्ता के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में भी काम करता था, उसको क्या नाम दिया गया था? तो उसको मुक्ति नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? तो मुक्ति नाम दिया गया था। आगे बढ़ते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन बोलता है कि बंगाल के पाल राजा को धर्मपाल, ठीक है, बंगाल के पाल राजा का क्या नाम है? तो धर्मपाल नाम है। उसको जो है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट राजा में, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रकूट राजा ने जो हराया था? ठीक है, किसको हराया था? तो धर्मपाल को। किसने हराया था? तो ध्रुवधारा वर्षा ने हराया था। ठीक है, किसने? तो ध्रुवधारा वर्षा ने आपको किसको हराया था? तो ये जो है बंगाल के पाल राजा धर्मपाल को हराया था ध्रुवधारा वर्षा ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन की हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना 1928 में निम्नलिखित में से किस शहर में की गई थी? ये पूछा रहा है कौन से शहर में आपका HSRA का आपका स्थापना हुआ था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का कब स्थापना हुआ था? तो यहाँ बताया गया 1928 में आपका स्थापना हुआ था। कहाँ स्थापना हुआ था ये पूछा जा रहा है आपसे। ये जो है दिल्ली में आपका स्थापना हुआ था। कहाँ स्थापना हुआ था? तो दिल्ली में आपका स्थापना हुआ था। याद रखिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना दिल्ली में 1928 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। तो बोला है कि खलीफा की लौकिक शक्तियां की रक्षा के लिए बॉम्बे में कब एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था? बोल रहा है कि खलीफा की लौकिक शक्तियों की रक्षा के लिए बॉम्बे में कब एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था, ये पूछ रहा है आपसे। तो ये जो आपका हो जाएगा मार्च 1919 में। ठीक है, कब? तो मार्च 1919 में। सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। मार्च 1919 में खलीफा की लौकिक शक्तियों की रक्षा के लिए बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। कब? तो मार्च 1919 में। आगे बढ़ते 5 नंबर क्वेश्चन पर। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गुजरात का तब शासक था जब हुमायूं ने 1532 में राज्य पर आक्रमण किया था? उस समय कौन था? गुजरात का तब शासक कौन था जब हुमायूं ने कब हमला किया था? तो 1532 में हुमायूं ने 1532 पर आक्रमण किया था। तो कौन था उस समय का शासक? कहाँ का? तो गुजरात का शासक कौन था? तो आपका बहादुर शाह जो था उस समय का आपका शासक था। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। बोलता है कि 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान मान्यखेत निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजधानी थी? बोल रहा है कि 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान मान्यखेत जो है आप लोग किस राजवंश की राजधानी थी? ये जो है आपका राष्ट्रकूट की राजधानी थी। ठीक है, राष्ट्रकूट की राजधानी थी आपका। ठीक है, राष्ट्रकूट की राजधानी क्या था? तो मान्यखेत था। ठीक है, कौन सी शताब्दी? तो 8वीं शताब्दी में। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वंश ने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया था? निम्नलिखित में से किस वंश ने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तो ये जो है आपका हो जाएगा चोल ने आपका भाग नहीं लिया था। सी नंबर सही जवाब हो जाएगा चोल। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि जल निकायों, मंदिरों और स्कूलों जैसे सार्वजनिक संसाधनों तक पहुंचने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर के नेतृत्व में महाराष्ट्र में 1927 में शुरू की गए आंदोलन का नाम क्या था? बोला जा रहा है क्वेश्चन कि जल निकायों, मंदिरों और स्कूलों के सार्वजनिक संसाधनों तक पहुंचने के लिए, ये सभी जो है सार्वजनिक संसाधन है, उस तक पहुंचने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर के नेतृत्व में महाराष्ट्र में 1927 में। कब? तो 1927 में। कहाँ? तो महाराष्ट्र में आपका आंदोलन कब शुरू हुआ था ये पूछा जा रहा है। कहाँ से शुरू हुआ था ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो आपका महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। कब हुआ था? तो 1927 में आपका शुरू हुआ था। उसका नाम क्या है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? तो महार सत्याग्रह आपका बोला जाता है उसको। ठीक है, महार सत्याग्रह उसका नाम है। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा महार सत्याग्रह। महार सत्याग्रह किस चीज़ के लिए है? तो जल निकायों के लिए, मंदिरों और स्कूलों जैसे सार्वजनिक संसाधनों तक पहुंचने के लिए। किसने उठाया था ये? इसका नेतृत्व किसने किया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने नेतृत्व किया था। ये कहाँ था हुआ था? तो महाराष्ट्र में 1927 में। ठीक है, महाराष्ट्र के 1927 में। ठीक है, क्या नाम है इसका? तो महार सत्याग्रह। आगे बढ़ते 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस महिला ने 1917 में महिला भारतीय संघ की शुरुआत की? किस महिला ने 1917 में महिला भारतीय संघ की शुरुआत की थी? ये आपका हो जाएगा एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने क्या किया था आपका? 1917 में महिला भारतीय संघ की शुरुआत की थी। किसने? तो एनी बेसेंट में। कब किया था? तो 1917 में। ठीक है, महिला भारतीय संघ की शुरुआत की थी।
10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि 1921 का मोपला विद्रोह कौन सा था? 1921 का मोपला विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? 1921 का मोपला विद्रोह कब हुआ था, कौन से क्षेत्र में हुआ था? ये आपका केरल में हुआ था, ठीक है। कब केरल में हुआ था, कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। कौन सा विद्रोह? तो मोपला विद्रोह आपका हुआ था, ठीक है। मोपला विद्रोह हुआ था आपका, कब हुआ था? तो 1921 में आपका मोपला विद्रोह हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था आपका? ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था आपका? केरल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन की बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य क्या है? बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य क्या क्या मतलब होता है, ये पूछ जा रहा है आपसे। तो चैत्य का अर्थ होता है प्रार्थना और सभा के लिए कक्ष। क्या? तो प्रार्थना और सभा के लिए कक्ष को क्या कहते हैं? चैत्य कहते हैं। किसके कला के अनुसार? तो बौद्ध वास्तुकला के अनुसार, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि चैतन्य महाप्रभु निम्नलिखित में से किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? चैतन्य महाप्रभु कौन से धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? ये जो है आपके वैष्णव से संबंधित है, ठीक है। वैष्णव धर्म से संबंधित है, ठीक है। कौन? तो चैतन्य महाप्रभु कौन से धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? तो वैष्णव से। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने अपने कितने भरोसेमंद स्वयंसेवकों के साथ प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था? कितने प्रसिद्ध के साथ किया था? कितने लोगों के साथ नमक मार्च शुरू किया था? तो ये जो आपको हो जाएगा 78 लोगों के साथ। कितने लोगों के साथ? तो 78 लोगों के साथ। कल की वीडियो में लगता है कि 72 हम बोल दिए थे, लेकिन 78 होगा, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, 78 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर हुआ था? ये आपका हो जाएगा बॉम्बे में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। कहाँ? तो बॉम्बे में हुआ था, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन की नील विद्रोह 1859 से 60 के दौरान कहाँ हुआ था? ठीक है, नील विद्रोह 1859-60 के दौरान कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये पूछा जा रहा है आपसे। ये आपका बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बंगाल में, डी नंबर हो जाएगा। नील विद्रोह 1859-60 में आपका बंगाल में हुआ था। फिर 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का आपका पहला शासक कौन था? अच्छा क्वेश्चन है ये। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपका सही जवाब हो जाएगा, डी नंबर। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बढ़ते 17 नंबर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग तापी नदी पर स्थित है? कौन सा जलमार्ग जो है आपका तापी नदी पर स्थित है? तो ये आपका NW100 हो जाएगा। NW100 जो है आपका तापी नदी पर स्थित है। कौन सा? तो NW100, ठीक है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम कौन सा? तो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम IRS की स्थापना कब हुई थी? IRS की स्थापना कब हुई थी आपकी? 1988 में हुई थी। कब हुआ था? तो 1988 में आपका हुआ था IRS की स्थापना। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से किस राज्य को मोलासिस बेसिन, कौन सा राज्य? तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मोलासिस बेसिन के रूप में भी जाना जाता है, जो नरम असंगठित निक्षेपों से बना है? ये कौन सा राज्य को जाना जाता है? तो आपका मिजोरम को जो है आपका मेलासिन बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की बंगाल की खाड़ी से भारत में आए चक्रवात को दाना नाम किस देश ने दिया था? बंगाल की खाड़ी से भारत में आए चक्रवात को दाना नाम किस देश ने दिया था? तो ये आपको सऊदी अरब ने दिया था, ठीक है। अगर सही पूछा जाए तो कतर ने दिया था, लेकिन सऊदी अरब पास में है इसलिए उसको सऊदी अरब ही बोल सकते हैं। कतर अगर ऑप्शन में रहेगा तो कतर मारिएगा, अगर सऊदी अरब रहेगा तो सऊदी अरब मारिएगा, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। बंगाल की खाड़ी से भारत में आए चक्रवात को दाना नाम किसने दिया था? तो सऊदी अरब दिया था, या फिर आप कतर भी बता सकते हैं, ठीक है। आगे बता दीजिएगा 21 नंबर क्वेश्चन पर बोलता है कि भारत में जुलाई माह के अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र सामान्यतः किस अक्षांश पर स्थित होता है? भारत में जुलाई माह के अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र सामान्यतः किस अक्षांश पर होता है? सॉरी, तो ये जो है आपका हो जाएगा लगभग 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। 25 मिनट नॉर्थ, ठीक है। ये बोल रहा है ना कि 20 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। आपका 00 हो जाएगा, यहाँ पे 25 मिनट नॉर्थ, यहाँ पे इसको वेरी करता है, ठीक है। ये चीज़ समझिएगा, 20 डिग्री नॉर्थ से 25 मिनट नॉर्थ तक यहाँ पे आपका वेरी करेगा। ये बोल रहा है कि भारत में जुलाई माह के अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र सामान्यतः किस अक्षांश पर स्थित होता है? तो लगभग 20 डिग्री नॉर्थ से 25 मिनट नॉर्थ तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से, ये 25 मिनट नहीं है, सॉरी, ये 25 सेकेंड है, ठीक है। 25 सेकेंड है, 20 डिग्री नॉर्थ से 25 सेकेंड नॉर्थ तक आपका ये वेरी करता है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है, तो ये आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है, ठीक है। कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि हंगुल जिसे कश्मीर स्टेक के नाम से भी जाना जाता है वो कहाँ पाया जाता है, ठीक है। हंगुल जिसे कश्मीर स्टेक के नाम से भी जाना जाता है वो कहाँ पाया जाता है, तो ये जो है आपका दचिगम में पाया जाता है। दचिगम में पाया जाता है, ये नंबर हो जाएगा दचिगम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अल्पकालिक है। अल्पकालिक नदी इनमें से कौन सी नदी है, तो लूनी नदी जो है आपका अल्पकालिक है। अल्पकालिक का मतलब होता है कि जो नदी सिर्फ बरसात के समय में आती है और बाकी समय में सूख जाती है, वो आपका लूनी हो गया, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्पकालिक नदी बोलते हैं, ठीक है। जो हमेशा आपका जो है बारिश, मतलब कि हमेशा उसमें पानी नहीं रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो अल्पकालिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। तो 25 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि थार मरुस्थल की जलवायु सर्वोत्तम तरीके से किस रूप में जानी जाती है। थार मरुस्थल की जलवायु सर्वोत्तम तरीके से किस रूप में जानी जाती है, तो ये आपका हो जाएगा शुष्क रूप में जाने जाते हैं। शुष्क रूप में थार मरुस्थल की जलवायु कैसे जानी जाती है, तो शुष्क रूप में जानी जाती है, ठीक है। भारत की जलवायु कैसी है ये बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय आपका जो है भारत की जलवायु है। ये अगर पूछ दिया क्वेश्चन तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के पद से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद जो है आपका भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के पद से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा 350 बी। 8 नहीं लिखा हुआ है, 350 और ऐसे करके आपका बी लिखा हुआ है, ठीक है। बी याद रखिएगा, ठीक है। तो कौन सा अनुच्छेद जो है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी किस पद से संबंधित है, तो 350 बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों में शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियमन निर्धारित करने का अधिकरण प्रदान करता है। बोल रहा है क्वेश्चन, क्या फिर से पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों में शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियमन निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करता है, तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 240, ठीक है। अनुच्छेद 240 ये अधिकार देता है किसको, तो राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेश में शांति, प्रगति और सुशासन का विनियमन का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन बोलता है, बहुत लंबा क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी और एक विधानसभा की सीटें और ऐसी विधानसभा की सीटें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए सदस्यों से भरी जाएंगे। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी, ऐसी विधानसभा की सीटें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए सदस्यों से भरी जाएंगी। कौन से अनुच्छेद में ये पूछा गया है, ये आपका बोला जा रहा है राजधानी का, ये सिर्फ बात किया जा रहा है, सभी के लिए नहीं, राजधानी के लिए बात किया जाए तो राजधानी में विधानसभा तो है ही, विधानसभा के लिए सीटें भी आपका कहाँ से हो जाता है, तो आपका निर्वाचन, आपका वोटिंग होता है आपका कहाँ, राजधानी में ही वोटिंग होता है। तो राजधानी का विधानसभा से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अनुच्छेद कौन से में बताया गया कि राजधानी में भी एक विधानसभा होगी, ठीक है। तो 28 का कौन सा हो जाएगा, तो अनुच्छेद 239 ए हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 239 ए हो जाएगा, ठीक है। तो ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 239 ए, ठीक है, याद रखिएगा। फिर है 29 नंबर, डबल ए है, इसको भी याद रखिएगा, डबल ए है 239 ए, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित, एक मिनट, बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में उल्लेख किया कि प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने, किसने, तो सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित में से किस मामले में उल्लेख किया था, किस इनमें से कौन से मामले में जो है ये उल्लेख किया था, बताया था कि प्राथमिक शिक्षा, जो प्रारंभिक शिक्षा है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार है। जो प्राथमिक शिक्षा जो है आपका जीवन का अधिकार है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत बताया जाता है। कौन से केस के दौरान ये इसका उल्लेख हुआ था, ये जो है आपका हो जाएगा उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में, ठीक है। उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के समय आपका ये बात का उल्लेख हुआ था कि प्राथमिक शिक्षा जो है आपका जीवन का अधिकार है, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 21 के तहत। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर।
बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार देता है। कौन सा संविधान संशोधन संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार देता है? तो ये पूछा जा रहा है आपसे, तो ये जो हो जाएगा 7वीं संविधान संशोधन अधिनियम, 7वीं संविधान संशोधन अधिनियम ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते 31 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपना निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की अनुमति देता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की अनुमति देता है? ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 137। कौन? तो अनुच्छेद 137 बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन कि 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित होने के बाद निम्नलिखित में से कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित होने के बाद? ठीक है, ये जो है आपका 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन कि प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा विदेशी व्यापार नीति घोषित की जाती है? प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा विदेशी व्यापार नीति घोषित की जाती है? ये आपका हो जाएगा वाणिज्य और एवं उद्योग मंत्रालय, ठीक है, वाणिज्य एवं उद्योग में प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के किस मंत्रालय से पूछ रहा है, कौन सा मंत्रालय, कौन से मंत्रालय से जो है विदेशी व्यापार नीति घोषित की जाती है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से, ठीक है, डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते 34 नंबर क्वेश्चन बोला कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कौन से शहर में आपका स्थित है? ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है आपका नई दिल्ली में स्थित है, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन बोला तमिलनाडु में प्रसिद्ध मंदिर परिसर का क्या नाम है जो अपनी द्रविड़ वास्तुकला और 1000 स्तंभों वाले हॉल के लिए विख्यात है? ठीक है, बोल रहा है कि तमिलनाडु में के प्रसिद्ध मंदिर परिसर का क्या नाम है जो अपनी द्रविड़ वास्तुकला और 1000 स्तंभों वाले हॉल के लिए विख्यात है, उसका क्या नाम है? ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये जो है मीनाक्षी मंदिर, उसे वो फेमस है, मीनाक्षी मंदिर उसका नाम है, सॉरी मीनाक्षी मंदिर आपका उसका नाम है। क्या है उसमें, क्या विशेषता है? तो उसमें 1000 स्तंभ का हॉल है, उसका द्रविड़ वास्तुकला से ये आपका बना हुआ है, द्रविड़ वास्तुकला से बना हुआ है, ठीक है। और इसमें जो है ये कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। क्या नाम है इसका? तो मीनाक्षी मंदिर नाम है। आगे बढ़ते 36 नंबर क्वेश्चन पर कि नृत्य महोत्सव के अलावा मामल्लपुरम, ठीक है, नृत्य महोत्सव के अलावा मामल्लपुरम का मुख्य आकर्षण क्या है? मामल्लपुरम का मुख्य आकर्षण क्या है नृत्य महोत्सव के अलावा पूछ रहा है, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा? मंदिरों का स्थापत्य सौंदर्य, ठीक है, मंदिरों का स्थापत्य सौंदर्य सही हो जाएगा मामल्लपुरम का, ठीक है, मुख्य आकर्षण है नृत्य के बाद। 37 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध वास्तुकला में विहार का प्राथमिक कार्य क्या होता है? बौद्ध वास्तुकला में विहार का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए आवासीय स्थान प्रदान करना, ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए आवासीय स्थान होता है, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन मीनाक्षी अमन मंदिर, मीनाक्षी अमन मंदिर किस स्थापत्य शैली के लिए जाना जाता है? ठीक है, मीनाक्षी अमन मंदिर किस स्थापत्य शैली के लिए जाना जाता है? तो आपका द्रविड़ियन शैली के लिए जाना जाता है। अभी ये क्वेश्चन कराए थे कि द्रविड़ियन शैली के लिए कौन सा जाता है? मीनाक्षी अमन मंदिर कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रसिद्ध काली मंदिरों में से एक काली घाट निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? भारत के प्रसिद्ध काली मंदिरों में से एक काली घाट निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये पूछा जा रहा है आपसे, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत, फिर से एक बार क्वेश्चन बता दें कि भारत के प्रसिद्ध काली मंदिरों में से एक काली घाट कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? तो आपका पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल कोलकाता साइड में है कहीं पर, ठीक है, कोलकाता हावड़ा इधर ही है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि 40 नंबर क्वेश्चन शेर शाह का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? शेर शाह का मकबरा कौन से स्थान पर स्थित है? ये जो है सासाराम में स्थित है, ठीक है, सासाराम में आपका शेर शाह का मकबरा स्थित है। एक सेकेंड, तो 40 नंबर क्वेश्चन हो गया था कि शेर शाह का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो सासाराम हो जाएगा, बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन कि महाराष्ट्र में स्थित कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अद्भुत चित्रकलाओं और मूर्तिकलाओं वाला गुफा परिसर है? महाराष्ट्र में स्थित कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अद्भुत चित्रकलाओं और मूर्तिकलाओं वाला गुफा परिसर है?
बताइए कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये आपका हो जाएगा अजंता की गुफाएं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अजंता की गुफाएं, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन कि सांची का महान स्तूप किस धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल था। सांची का महान स्तूप किस धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ये आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। बौद्ध धर्म से रिलेटेड कौन सा है, तो सांची का महान स्तूप, सांची का स्तूप कौन सा रिलेटेड है, तो आपका बौद्ध धर्म से। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन 43 कि भारत का पहला नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक निम्नलिखित में से कौन है। भारत का पहला नागरिक जो कि अंतरिक्ष में पर्यटक किया है उसका नाम क्या है। तो ये जो हो जाएगा गोपीचंद घोटाकुरा, ठीक है, गोपीचंद घोटाकुरा हो जाएगा ए नंबर आपका। भारत का पहला नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक निम्नलिखित में से कौन है, तो गोपीचंद आपका घोटाकुरा हो जाएगा। आगे बढ़ते 44 नंबर क्वेश्चन की वर्ष 2019-20 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे नेटवर्क का घनत्व सबसे अधिक है। 19-20 तक में कौन से राज्य में जो है रेलवे नेटवर्क का घनत्व सबसे अधिक है। ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, आपका डी नंबर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेलवे नेटवर्क का घनत्व है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन 45 बोलता है कि प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी विधि है। प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी विधि है। तो ये आपका हो जाएगा प्लास्टिक सामग्री का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग। प्लास्टिक सामग्री का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग, ठीक है। बार बार उसको यूज करिए, बार बार उसी चीज़ को यूज करिए। ये बोला जा रहा है कि प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने के लिए एक ही उपाय है, प्लास्टिक सामग्री और का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में निजी क्षेत्र कंपनी नहीं है। इनमें से कौन सी जो है भारत की निजी क्षेत्र कंपनी नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। चलिए तो यहाँ तक हो गया भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है कि गर्भ निरोध किस स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है। गर्भ निरोध जो है किस स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है। तो ये आपका हो जाएगा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम का, ठीक है, प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम का, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बोल रहा है कि वायु प्रदूषण के विरुद्ध भारत में 2024 में स्वच्छ वायु दिवस कहाँ मनाया गया। वायु प्रदूषण के विरुद्ध में भारत में 2024 में स्वच्छ वायु दिवस कहाँ मनाया गया। आपका स्वच्छ वायु दिवस कहाँ मनाया गया, तो आपका जो हो जाएगा जयपुर में मनाया गया। कहाँ, तो जयपुर में मनाया गया स्वच्छ वायु दिवस, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं कि जून 2024 में किस आईआईटी के विद्यार्थियों और प्रोफेसरों ने एक अभिनव अग्नि बचाव ड्रोन विकसित किया है। जून 2024 में कौन से आईआईटी में जो है उनके विद्यार्थियों और प्रोफेसरों ने मिलकर अभिनव अग्नि बचाव ड्रोन विकसित किया है। तो ये आपका हो जाएगा आईआईटी धारवाड़ में, ठीक है, आईआईटी धारवाड़ में ये विकसित किया है अग्नि बचाव ड्रोन, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन लास्ट हमारा बोलता है कि भारत में 17 अगस्त 2024 के कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर को 4600 से घटाकर कितना प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया है। ये पूछा जा रहा है आपसे। ये जो हो जाएगा 2100 कर दिया गया है। कितना, तो 4600 से घटाकर 2100 कर दिया गया है। सी नंबर आपका करेक्ट है। यहाँ से हम लोग 50 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आज का प्रैक्टिस सेट हमारा 6 या 7 था, ठीक है, 7 प्रैक्टिस सेट हमारा यहाँ से कंप्लीट हो गया। बाकी आप लोग को नेक्स्ट ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।